नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी का प्री 10 अक्टूबर को है और यूपीएससी के प्री में ये बहुत पुराना सा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा ही जो भी स्कीम्स होती हैं पिछले एक दो साल की, एक लगभग 2 साल की, या कभी कभी पुरानी कोई स्कीम जो इस समय कंटेम्प्रेरी टाइम में बहुत न्यूज में रही है या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ काम किया गया है, तो उन स्कीम्स पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। तो लगभग 3 से 5 क्वेश्चंस किसी न किसी तरीके से इन स्कीम्स से पूछे जाते हैं। इवन 2016-17 का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 10 से ज्यादा तक क्वेश्चन स्कीम्स से पूछे जा चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो 3 से 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज किसी ना किसी तरीके से, कोई इनिशिएटिव है, कोई फंड है, कोई स्कीम है, मिनिस्ट्री का कोई काम है, या फिर कोई कमिटी बैठी, उन सब चीजों से 3 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आता है। तो हमारा ये जो टॉपिक जो आज हम शुरुआत करने वाले हैं, जो आज पूरा सुनने वाले हैं, उसका उद्देश्य केवल यह है कि हम वो जो 3 से 5 क्वेश्चन है मोटा मोटी लगभग उनको कवर कर लें और उसमें से कोई चीज नहीं छूटे। ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा। शुरुआत होगी, हम लोग मिनिस्ट्री वाइज चलेंगे और बाद में हम कुछ इंडेक्सेस भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो इंडेक्सेस भी पूछते हैं, या फिर कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कौन वो रिपोर्ट निकालता है, उस रिपोर्ट का पर्पस क्या है, ऐसे भी क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस रिपोर्ट के बेस पे भी आते ही आते हैं। तो हम ये जितना भी लेक्चर है, इसका उद्देश्य केवल और केवल जो अभी वर्तमान में प्री जो होने वाला है 2021 को यूपीएससी का 10 अक्टूबर को, उसमें इन क्वेश्चंस को कवर करने का। तो सबसे पहले हम चलेंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो, 3 4 मिनिस्ट्रीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि उनसे सवाल बनने की पूरी संभावनाएं हैं। जैसे वुमेन मिनिस्ट्री की बात कर सकते हैं हम, या हम बात करते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात कर सकते हैं, पंचायती राज वाली जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बात कर सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है, वहां से भी पूरी संभावना है, क्योंकि इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। आप भी कोशिश करना कि इस तरीके की स्कीम्स को ना छोड़ें। हम लोगों ने सेलेक्ट की हैं ये स्कीम्स और इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो, और बैंकिंग से रिलेटेड स्कीम, फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंने बता दिया है, तो ये स्कीम्स अगर आपको लगता है कि कोई और स्कीम इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है हम लोग का, वहां पे भी आप बता दीजिए कि सर ये स्कीम्स और कवर की जा सकती हैं। ठीक है, तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं अपन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सबसे पहली जो बात है इसकी, कि पहला जो हम स्कीम लेने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। देखो, अब इस नाम में ही खेल है। नाम क्या है? निधि। तो सबसे पहले चीज समझो, निधि का मतलब होता है एक फंड। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में समझा दूं, निधि जो हिंदी टर्म है उसका मतलब होता है फंड। और जब फंड की बात की जाती है तो इसका मतलब वो किसी न किसी स्कीम के लिए वो फंड होगा। समझ रहे हो? अब वो किसी स्कीम के लिए फंड है तो वो कौन सी स्कीम के लिए फंड है? और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा है, स्वास्थ्य की सुरक्षा है। देखो, दो चीज है यह। सुरक्षा की जब बात आती है, ये समझना जरूरी है क्योंकि यही कंफ्यूज होते हैं। स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात आती है तो हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी हो सकती है, पेंशन योजना से रिलेटेड है, या फिर जो, जब भी हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी हो। तो ऐसा कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है वहां पेपर के दौरान। ऑप्शन ऐसा आता है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि वित्त मंत्रालय की एक अभूतपूर्व योजना है, एक स्टेटमेंट आएगा। तो हम कंफ्यूज ना हो इसलिए हमें ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपको बार दोबारा बोलता हूं कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अपनी कोई शॉर्ट ट्रिक बना लो और मैं पढ़ाते जाते जाते मैं आपको याद भी करा दूंगा कि किस मिनिस्ट्री के, डोंट वरी। निधि की चर्चा मैंने कर ली। निधि इज काइंड ऑफ फंड। अब फंड किसके लिए, अब देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि एक सिंगल, नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है। देखो, इसमें दो चीजें हैं। पहला, ये जो फंड है वो क्या है? सिंगल है। दूसरा क्या है? नॉन लैप्सेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। लैप्सेबल है, नॉन लैप्सेबल है। एक नॉन लैप्सेबल एक और फंड होता है, और लैप्सेबल कौन सा होता है ये पता होना चाहिए। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैप्सेबल का मतलब कि वो फिक्स, जो अपना फाइनेंशियल ईयर है उसके दौरान अगर आपने उस फंड को यूज नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा। लेकिन नॉन लैप्सेबल, लैप्स का मतलब होता है वो वापस से बजट, मतलब जो आपकी संचित नीति उसमें चला जाएगा, उसका कंटिन्यू नहीं होगा वो। नॉन लैप्सेबल का मतलब होता है कि अगर इस साल में आपने यूज नहीं किया तो आप वापस उसको इकट्ठा करके नेक्स्ट ईयर में यूज कर सकते हो, वो लैप्स नहीं होता है। ये ध्यान रखना है। तो जो ये निधि की बात है, स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है, ये क्या है? सिंगल है, इकलौता है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे ऐसे फंड बने हुए हैं, एकमात्र फंड है। दूसरा, नॉन लैप्सेबल है। फॉर शेयर ऑफ हेल्थ फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब कहां से आ रहा है ये फंड? हेल्थ और एजुकेशन सेस जो लगाया जाता है उससे ये जो निधि है या जो ये फंड है ये बनाया जा रहा है, उससे फिल हो रहा है। तो ध्यान रखो,
ये संचित निधि या बजटिंग से, बजट के अनुमोदन से नहीं आ रहा ना, इसने बता दी कहां से आ रहा है, हेल्थ और एजुकेशन का जो सेस है। कुछ स्कीम्स या कुछ फंड ऐसे होते हैं जिनका बजट में स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है कि हम 1,000 करोड़ इस स्कीम के लिए देंगे, लेकिन यहां पे इसने क्या बताया कि भैया ये जो फंड है ये शेयर कहां से होके आ रहा है, वो आ रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से। तो ये तीनों चीजें याद रखने की, पहला क्या है सिंगल फंड, दूसरा क्या है नॉन लैप्सेबल है, तीसरा क्या है हेल्थ और एजुकेशन सेस जो है उससे जो प्राप्त हो रहा है उसके शेयर से ये बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, the accruals into the PMSSN स्वास्थ्य सुरक्षा निधि will be utilized for the flagship schemes of the health ministry। अब फ्लैगशिप स्कीम समझो, फ्लैगशिप स्कीम वो स्कीम होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम होती है किसी मिनिस्ट्री की। अगर बजटिंग लेट्स से कि किसी भी मिनिस्ट्री के पास 1,000 करोड़ रुपए का बजट आया किसी वर्ष, और जैसे कोविड काल का समय था तो बजट कम हो गया, हर मिनिस्ट्री के पास कम हो गया। फ्लैगशिप स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें कि बजट कभी भी कम नहीं छोड़ा जाता, उसके लिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है कि इस स्कीम पे सबसे पहले बजट जाएगा, बाकी स्कीम्स रुक जाएंगी। जो स्कीम्स फ्लैगशिप नहीं है उनका बजट भी उठा के कभी कभी फ्लैगशिप स्कीम पे डाल दिया जाता है। पहली फ्लैगशिप स्कीम की खासियत है। दूसरी होती है कि उनकी रिपोर्टिंग फिक्स होती है कि हर समय जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या चीफ सेक्रेटरी लेवल तक उनकी हर सप्ताह में, 15 दिन में, फोर्टनाइट में या मंथली उनकी रिपोर्टिंग की जाती है कि इसमें क्या इन्वेस्टमेंट, कितना इसका इन्वेस्टमेंट हुआ, बजट का उपयोग कहाँ किया जा रहा है। समझ रहे हो फ्लैगशिप स्कीम की इंपॉर्टेंस। तो ये जो निधि है, ये जो फंड है, इसके पैसे का उपयोग किन में किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसकी फ्लैगशिप स्कीम्स में, इंक्लूडिंग आयुष्मान भारत। आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसमें भी, और नेशनल हेल्थ मिशन एंड और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। देखो ये है स्वास्थ्य सुरक्षा निधि और ये है स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इनमें डिफरेंस ध्यान रखना, ऐसे ही कंफ्यूजन जनरेट होती है, इसलिए बता दिया मैंने यहाँ पे कि ये स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, उसकी फंड कहां से आएगा, स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से। वो निधि कैसे बन रही है, सिंगल नॉन लैप्सेबल फंड है, हेल्थ और एजुकेशन सेस के माध्यम से प्राप्त हो रही है। ठीक है, सेकेंड, इट विल ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्स ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसी, एग्जाम्पल कोविड-19। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से क्लियर है, ये ध्यान मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन आगे। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में द एक्सपेंडिचर ऑन सच स्कीम्स ऑफ द हेल्थ एंड मिनिस्ट्री वुड बी इनिशियली इनकर्ड फ्रॉम द PMSSN एंड देयर आफ्टर फ्रॉम ग्रॉस बजटरी सपोर्ट। अब देखो बात आ गई, मैंने क्या बताया वहां पे कि हेल्थ और जो एजुकेशन सेस है वहां से। अब ये ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि अगर किसी स्कीम का पैसा यहां से चल रहा है इस निधि से, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो बजट से भी उस जो स्कीम है उसे पैसा दिया जा सकता है। जैसे अगर मैंने आयुष्मान भारत की बात की तो इस आयुष्मान भारत को इस निधि से भी पैसा मिलेगा, और जरूरत पड़ी तो ग्रॉस बजटरी जो सपोर्ट है वो भी उस स्कीम को मिलेगा। समझ गए। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस, क्या है इसका फायदा, क्या है, क्यों ये लाया जा रहा है। सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक फंड हमने डेडिकेट कर दिया और उस डेडिकेटेड फंड को हम हेल्थ, यूनिवर्सल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर पे लगा पाएंगे। अभी तक इस तरीके के कोई फंड नहीं था, इस तरह की कोई जो निधि है वो नहीं थी, तो अभी डेडिकेटेड निधि आ गई है जो इस तरीके। देखो पहले अगर आप लोगों को पता हो कि हुआ क्या था, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी थ्रू एक फंड आया था, या फिर आप ये कहो कि जो FRBM एक्ट था उसके थ्रू भी एक फंड आया था, तो अलग अलग फंड आते थे, तो उनसे पर्टिकुलर किसी काम के लिए उसकी स्कीम को फंड दिया जाता था। तो अभी क्या इकट्ठा मैंने बॉक्स कर दिया, जैसे गुल्लक होती है ना, अगर आपने वो मुझसे शादी करोगी एक मूवी का एग्जांपल लेता हूं मैं, वहां पे हर काम के लिए एक अलग अलग गुल्लक हुआ करती थी। तो उस गुल्लक में जैसे बहन की शादी के लिए, तो माता जी की तबीयत सही करने के लिए कोई ऑपरेशन था उसके लिए अलग। तो इसी तरीके से ये जो फंड है डेडिकेटेडली हेल्थ सेक्टर के लिए बना दिया गया, जिसके माध्यम से जरूरत पड़ने पर अलग अलग जो हेल्थ स्कीम्स हैं उन्हें फंड दिया जा सके। और वो स्कीम्स कौन सी होंगी, फ्लैगशिप स्कीम से ध्यान रखना। थ्रू अवेलेबिलिटी ऑफ ईयर मार्क्ड रिसोर्सेज, ईयर मार्क का मतलब फिक्स कर दिया कि ये रिसोर्स जो है इसी चीज के काम आएगा, व्हाइल एंश्योरिंग दैट द अमाउंट डज नॉट लैप्स। मैंने समझा दिया एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये भी मैंने समझा दिया कि अगर पूरे साल में बजट के एंड तक आप, जब नया बजट आने वाला हो तब तक अगर आप उस फंड को यूज नहीं करते तो वो समाप्त हो जाता है।
लैप्सेबल के साथ ये प्रॉब्लम है तो उसे नॉन लैप्सेबल बना दिया, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि भाई कोई स्कीम है उसमें फंड यूज नहीं हो पा रहा। ऐसा कभी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कोविड-19 के दौरान मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए वो फंड उपयोग नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम जो था ब्लॉक था, बंद बंद थे। तो अब वो लैप्स हो जाएगा, तो इसलिए इसे नॉन लैप्सेबल बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है। किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की। ध्यान रखने की चीजें क्या है? फ्लैगशिप स्कीम। कंट्रीब्यूटेड टू इंप्रूवमेंट इन मेनी हेल्थ आउटकम्स इन स्टेट। अब ये जो मैं बात करूं, वैसे तो पुरानी स्कीम है, तीन तीन साल हो गए मेरे ख्याल से। अब ये क्यों चर्चा में है? इसकी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कई स्टेट्स की एनालिसिस किया गया है, तो किसने इसको इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, वो सारी चर्चा है। तो इसलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके लिए हमें स्कीम भी पता होनी चाहिए और इसी स्कीम का आउटकम क्या रहा है, इम्पैक्ट क्या रहा है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो आउटकम्स इन स्टेट्स दैट इंप्लीमेंटेड द प्रोग्राम, इसकी चर्चा है। स्टेट्स दैट जॉइंड द पीएमजेवाई जन आरोग्य योजना कंपेयर टू दोज दैट डिड नॉट, इन दो का कंपैरिजन है। एक्सपीरियंस्ड ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। पहली चीज ध्यान रखना, हेल्थ इंश्योरेंस मतलब स्वास्थ्य, जो इंश्योरेंस को बोलते हैं, इंश्योरेंस को हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, समझ जाना। इंश्योरेंस को बीमा, बीमा इंश्योरेंस, हाँ, स्वास्थ्य बीमा। रिडक्शन इन इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट से बहुत बड़ा एक फायदा है, जो कि हमें हमारे एसडीजी गोल प्राप्त करने में काम आएगा। ध्यान रखना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे एसडीजी गोल्स जो हैं। ये आज का टास्क है, कमेंट बॉक्स में भी क्या आज का टास्क है, ग्रुप जब भी अपना ग्रुप बना हुआ है उसमें भेजना मुझे कि एसडीजी कौन सा गोल है जिसमें चाइल्ड और इन्फेंट की सुरक्षा से संबंधित जिसका नंबर है। रियलाइज्ड इंप्रूव्ड एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, सर्विसेज एंड ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ एचआईवी एड्स। तो ओवरऑल ये 4-5 सेक्टर है। अगर आपसे पूछा जाए कि आयुष्मान भारत जो योजना है, जन आरोग्य योजना, उसको जिन राज्यों ने इंप्लीमेंट किया है उनको किस किस क्षेत्र में फायदा मिला, तो आपको ये पांचों चीजें होनी चाहिए। पहली होगी हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरी है आईएमआर और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स है उसमें कमी, थर्ड है इंप्रूव्ड एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो बेटर हो गया, फोर्थ है एचआईवी एड्स के प्रति बेहतर अवेयरनेस। Across all the states, the proportion of household with health insurance increased by 54%, very big amount. For states that implemented PMJY while falling by 10%, the states that did not. तो आप ही समझो, कोविड-19 ने डबल इम्पैक्ट किया है। जिन राज्यों ने इस योजना को लिया, वहां पेनिट्रेशन जो था इंश्योरेंस का, वो न केवल बढ़ा है, बल्कि जिन राज्यों ने नहीं लिया था वहां कम हो गया। कोविड-19 का भी इंपैक्ट है ये और ओवरऑल इंपैक्ट भी है, क्योंकि सब ने ये सोचा कि राज्य काम करेगा, लेकिन उन राज्यों में काम अभी तक नहीं हुआ है। तो डेटा याद रखना, 54% इंश्योर बढ़ा है और 10% जिन राज्यों ने नहीं लिया वहां कम हुआ है। ठीक है, की फीचर इसकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा फीचर तो ऑब्वियसली ये है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है, ये हम सबको पता है। क्यों है? नेक्स्ट डेटा वही है। इट प्रोवाइड्स कवर फॉर 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 5 लाख रुपए है प्रत्येक फैमिली के लिए, चाहे कितने भी मेंबर हो। ठीक है, और पर प्रति वर्ष है। ऐसा नहीं कि इस साल ले लिया तो अगले साल नहीं ले सकते, इस साल भी ले सकते हो, अगले साल भी ले सकते हो। फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, प्राइमरी नहीं है, ध्यान रखना। ये याद रखने की चीज है, क्या नहीं है? प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी और टर्शरी केयर है। हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट, दोनों ही हॉस्पिटल इंक्लूडेड हैं। नहीं तो ऐसा डाउट कर देते हैं वो कि केवल सरकारी अस्पतालों में ही इस तरीके की योजना का लाभ उठाया जा सकता है। तो ये सीधे सीधे पॉइंट बनता है, क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट बनता है। हॉस्पिटल्स इन इंडिया, ये भी ध्यान रखना कि विदेश में कोई भारत का हॉस्पिटल है, क्या वहां जाके कर सकते हैं? तो नहीं भाई, इन इंडिया में जो भारत में हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट या पब्लिक, उन्हीं में करा जा सकता है। कवरेज क्या है? 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल एंटाइटल्ड फैमिलीज। ठीक है, तो लगभग कितने हो गए? हम मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 5 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक परिवार में लगभग होते हैं। तो आप ये मानो कि 50 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं इस योजना के अंतर्गत, जो कि इन लाभ को उठाने के लिए एलिजिबल है। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कैशलेस होना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैशलेस है, और ऑलमोस्ट सब जितनी भी आज की तारीख में बीमा योजनाएं हैं हेल्थ से रिलेटेड, इन जनरल बोल रहा हूं मैं, एब्सोल्युटली नहीं बोल रहा, ध्यान रखना, वो कैशलेस ही होती हैं। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ सर्विस, ये भी ध्यान रखना, एट द पॉइंट ऑफ सर्विस की बात है। ठीक है, इसकी की फीचर्स अपन ने देख लिए। एलिजिबिलिटी बता देते हैं। मैंने पहले ही बता दी, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज, मैंने बताया 4 हो, 5 हो, 3 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज की कोई है नहीं है, जेंडर की कोई है नहीं है, प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष के लिए 5 लाख का सुरक्षा बीमा मिलेगा। ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड, सबसे खास बात है कि भाई पहले से मान लो कोई विशेष बीमारी है तो भी इंक्लूडेड होगा उसमें, ध्यान रखना। आर कवर्ड फ्रॉम डे वन, पहले ही दिन से, ऐसा नहीं कि छठे 6 महीने बाद ऐसा होगा, नहीं, ऐसा कुछ किसी तरीके का कोई नाटक नहीं है, सीधे फ्रॉम द डे वन, सभी प्री कंडीशंस के साथ, किसी भी उम्र के लिए, किसी भी साइज के परिवार के लिए, किसी भी लिंग के आधार पर कोई अंतर नहीं है। इट कवर्स मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इस तरीके, न केवल दवा, न केवल इलाज, बल्कि कई प्रकार की, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, कार्डियोलॉजी मतलब हृदय से संबंधित ट्रीटमेंट हो गया, और नेफ्रोलॉजी मतलब आपके दिमाग से संबंधित, नहीं सॉरी, नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी, न्यूरोलॉजी नहीं, नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी से संबंधित कोई भी अगर विशेष प्रकार, और सभी प्रकार की, इवन न्यूरोलॉजी भी होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अप टू 3 years ऑफ अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल आने के 3 दिन पहले तक, एंड हॉस्पिटल से निकलने के 15 दिन बाद तक कि जो भी एक्सपेंसेस हैं सच एज डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कीम। तो कितनी बढ़िया स्कीम है, कितनी शानदार स्कीम, आप सोचो। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसमें साफ साफ ये बोला गया था कि मोर देन 50 to 60% इंडिया में हेल्थ पे आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग होता है एक इंडिविजुअल का या फैमिली, आप समझो। ठीक है, तो उस चीज को सॉर्ट करने के लिए बहुत ही शानदार स्कीम है ये, और इससे फायदा भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो ये देखो, 3 दिन, मान लो आप 20 दिन तो वहां एडमिट रहते हो, तो 20 3 23, 23 और 15, 38 दिन तक का आपका जो भी डायग्नोस्टिक और जो भी मेडिसिन हैं उन सब के लिए आपको फुलफिल पूरा पैसा जो है आपको पूरी तरीके से मिलेगा। ठीक है, पूरे देश में कहीं पे भी जाके आप इसको उपयोग ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास वो जो भी कार्ड है, जो भी आधार है, वो होना चाहिए। आप मान लो यूपी के, तो राजस्थान में आके जो भी इस योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल है, बस ये ध्यान रखना, पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी इस योजना में हैं, मतलब जिन्होंने एनरोल करा रखा है, वो हॉस्पिटल में जाके आप कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में इस योजना का लाभ उठा सकते हो। ध्यान रखना, उसमें कहीं ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि योजना का लाभ केवल और केवल उसी राज्य में उठाया जा सकता है जिस राज्य के वो निवासी हो, तो ऐसा गलत है। ठीक है, सर्विसेज जो हैं लगभग 14,000 सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूडेड है, दैट इज 1393, लगभग 14,000 है, एग्जैक्ट फिगर 1393 है। हो सकता है नोटिफिकेशन, ध्यान रखना, समय समय पे ये नंबर बदलता रहता है, ध्यान रखना। इस पे फिक्स नहीं बोलूंगा क्योंकि ये चीजें बदलती रहती हैं, गवर्नमेंट का भाई इच्छा हुई कि हम कोई और स्कीम या कोई और जो प्रोसीजर है वो उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो हो जाता है। covering all the cost related to treatment, including but not limited to drugs, supplies, diagnostic services, physicians fees, room charges, surgeon charges, OT and ICU charges, मतलब घूम फिर के ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। दवा भी इंक्लूडेड है, आपकी जो टेस्टिंग है वो भी इंक्लूडेड है, आपका जो कमरा आप में जिसमें रह रहे हो वहां का जो चार्ज है वो भी इंक्लूडेड है, तो सब इंक्लूडेड है, ध्यान रखो। Public hospitals are reimbursed from the healthcare services at par with the private hospital। सीधी सी बात है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल को एक नियम बना दिया कि इस नियम के आधार पर कि भाई मान लो कि आपकी शुगर टेस्ट होना है, तो उन्होंने फिक्स कर दिया शुगर टेस्टिंग की रेट है 150 रुपए, लेट्स से, तो ये 150 रुपए पब्लिक और प्राइवेट दोनों में सेम रेट पे जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, मान लो आपको करानी है सोनोग्राफी, तो सोनोग्राफी की रेट मान लो 1,500 रुपए कर दी उन्होंने, तो 1,500 रुपए प्राइवेट को भी मिलेगी, 1,500 रुपए ही गवर्नमेंट को मिलेगी, तो एट पार विद द प्राइवेट हॉस्पिटल सेम लेवल पे ये चीज दी जाएगी। समझ गए? नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये इट्स ए मिशन। देखो, स्कीम, मिशन, फंड, ये सब टर्म से ही आपको चीजों को समझ जाना चाहिए। एक होता है कैंपेन, जैसे स्वच्छ भारत कैंपेन है, ठीक है, इंद्रधनुष एक मिशन है,
उसकी इंद्रधनुष 3.0 की अभी चर्चा करेंगे। तो इन टर्म से हम समझने की चीज है कि सब अलग अलग होते हैं। द एम्बिशियस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन फाइंड इट्स रूट इन 2018 नीति आयोग प्रपोजल। अब तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, सबसे बड़ी चीज है। वैसे तो कम चांस है कि इसको ऐसे पूछा जाए कि शुरुआत कहां से हुई या फिर, लेकिन हाँ स्टेटमेंट दे सकता है कि 2018 के नीति आयोग के प्रपोजल, जिसमें कि सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म की बात की गई थी, के आधार पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की स्थापना की गई है। अब उस जो सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म था उसका कहना क्या था, टू यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी पार्टिसिपेटिंग यूजर इन द नेशनल हेल्थ स्टैक। अभी नेशनल हेल्थ स्टैक क्या, इसकी चर्चा अपन कर लेंगे। तो जो भी व्यक्ति इस नेशनल हेल्थ स्टैक में भाग ले रहा है, स्टैक का मतलब देखो एक टर्म होती है, एक जैसे कि मैं, स्टैक होती है एक चीज जिसमें कि आप चीजें रखते जाते हो, अलमारी मान लो आप एक तरह से। तो नेशनल हेल्थ स्टैक का मतलब सारी सूचनाएं जिसे कि नेशनल हेल्थ से संबंधित, जैसे एक टेक्निकल टर्म में स्टैक को हिंदी में कैसे समझाऊं मैं, जैसे सीडी केस देखा किसी ने, पहले आता था सीडीज के लिए, तो सीडीज के लिए गोल गोल करके ऐसे डालते थे ना, उसे स्टैक मान लो आप। ठीक है। तो आया सूचना, नेशनल हेल्थ की सूचना है कि बस इस व्यक्ति का डेटा ये रहा, तो ये डाल दिया, दूसरे का है ये सब डाल दिया। तो मतलब एक स्टोरेज है, एक तरह से स्टोरेज है ये। तो हर यूजर का, जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है यूजर उसमें, उसका नेशनल हेल्थ स्टैक बनाओ और उसे सेंट्रलाइज कर दो कि कहीं से भी, लेट्स से कि महाराष्ट्र से या फिर असम से या फिर जम्मू कश्मीर से या फिर अंडमान और निकोबार से भी इस तरह की सूचनाएं उस व्यक्ति के बारे में ली जा सके जो उसके हेल्थ के ट्रीटमेंट से संबंधित हो। डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है, ऑनलाइन है, डिजिटल है, सीधी सी बात है। अंडर विच एवरी इंडियन सिटीजन विल नाउ हैव ए यूनिक हेल्थ आईडी। मैंने समझा दिया, हर व्यक्ति के एक फिक्स हो गए जिसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। डिजिटाइज हेल्थ रिकॉर्ड्स ये भी अभी भी मैंने समझाया कि मान लो जो कि कोई भी व्यक्ति, उसे डायबिटीज है या फिर उसका कोई आंखों का ट्रीटमेंट हुआ है, उसका किडनी का ट्रीटमेंट हुआ है, तो उस स्टैक में उस तरीके की सूचना रख दी जाएगी, उसे स्पष्ट कर दिया जाएगा कि हाँ भाई ये सूचना ऐसी यहाँ पे है, उसकी एक यूनिक आईडी बना दी गई। उस आईडी के आधार पर उसकी सारी सूचना उसके साथ रिलेटेड होंगी, और जब भी कहीं से भी उस आईडी को एक्सेस किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ द कैंडिडेट, और फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। अदरवाइज आज तक क्या प्रॉब्लम होती थी कि साहब वो वहां की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो वहां की रिपोर्ट सही एक्सेप्ट नहीं की और इतनी सारी परेशानियां हैं। तो अभी ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सब सिस्टम चलेगा, पूरा 10 साल का रिकॉर्ड एकदम से तुरंत डॉक्टर के सामने आ जाएगा, तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देगा विद आइडेंटिफायर्स फॉर डॉक्टर्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज। ये अभी भी मैंने आपको समझाया। द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द हेल्थ केयर सर्विस इन द कंट्री। बिल्कुल पारदर्शिता बढ़ेगी और हेल्थ केयर सर्विस है वो बेटर होगी। आप खुद सोचिए ना, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई बच्चा है, उसके पिताजी लेट्स से कि अभी रहना है गुजरात में, लेकिन वो बेंगलोर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, मतलब उसके बेंगलोर में जॉब लग जाती है, तो अब उसके माता पिता को वहां लेके जाता है, तो आपको पुरानी सारे जो डॉक्यूमेंट है वो वहां लेके जाना पड़ेगा उनको, कोई तबियत को चेक कराने। लेकिन अब क्या होगा, इस स्टेक के माध्यम से वो सारा सारा डेटा जो है डिजिटाइज हो गया। डिजिटाइज हो गया डेटा, तो ट्रांसफर कर दिया और डॉक्टर ने वहां ऑनलाइन ये सब चीजें देख लिया। तो इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई, सही सटीक उसका डायग्नोस्टिक हो गया और उसका ट्रीटमेंट भी सही और सटीक हो जाएगा। अब ये स्कीम आती किसके अंदर है, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये मिशन जो है वो किसके अंतर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत है। ध्यान रखना, ये मिशन क्या है, डिजिटल, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है। अब बात करते हैं इसके की फीचर की। 6 की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। ठीक है। डिजी डॉक्टर है, एक तरीके से लॉकर टाइप से, डॉक्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी वहां रहेगी। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री बनाई जाएगी, भाई कहाँ कहाँ किस प्रकार की हेल्थ की फैसिलिटी अवेलेबल है वो रजिस्ट्री बना दी जाएगी। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड भी बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया उसकी यूनिक आईडी है, उसकी जितनी भी हेल्थ की स्टेटस है, जो भी सूचनाएं, जो भी दवाएं ली उसने या जो भी ट्रीटमेंट हुआ उसका, किस तरीके की बीमारी थी, कितने टाइम तक रही, ये सारा रिकॉर्ड उसमें रहेगा। ई फार्मेसी भी मिलेगी आपको इसमें कि कहाँ से कौन कौन सी दवा ली जा सकती है। टेलीमेडिसिन मतलब घर बैठे आप ट्रीटमेंट ले लो डॉक्टर से। तो ये बहुत ही शानदार एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे हॉस्पिटल का, ऐसे समझो।
एक हॉस्पिटल जो ब्रिक मॉर्टर सिस्टम में होता है उसको उठा के उन्होंने ई सिस्टम में बदल दिया, डिजिटल सिस्टम में बदल दिया, और आप घर बैठे सारा ट्रीटमेंट, सारी दवा, सारी सूचना, सब लेन देन कर सकते हो। तो ये इसका फायदा है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इसको बनाने का, इसको डिजाइन करने का, इसको बनाने का, इसको रोल आउट करने का और इंप्लीमेंट करने का काम किसको दिया? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को। तो घूम फिर के नोडल एजेंसी, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नोडल एजेंसी कौन है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने बता दिया आपको। हेल्थ आईडी है, जीडी डॉक्टर है, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री शैल बी ओन्ड, ये ध्यान रखने की चीज है, ये तीन चीजें, हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री जो है वो ओन्ड, ऑपरेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेंगे, और कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वही बात है ना, प्राइवेसी की भी तो बात है ना। अब प्राइवेसी अगर इधर उधर हो जाएगी तो प्राइवेसी का तो फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। मुझे बताना, आज का टास्क दूसरा है कि कौन से केस में मतलब कौन से बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी यानी निजता को मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स विल हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, समझ रहे हो यहां इंपॉर्टेंट है, टू इंटीग्रेट एंड क्रिएट देयर ओन प्रोडक्ट्स फॉर द मार्केट, द कोर एक्टिविटीज एंड वेरिफिकेशन हाउएवर रिमेन विद द गवर्नमेंट। जो तीन चीजें हैं वो गवर्नमेंट के साथ रहेंगी। उसके अलावा अगर प्राइवेट इस जो पूरा डिजिटल मिशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्निकल, उससे अगर जुड़ना चाहते हैं तो पूरी तरीके से वो इससे जुड़ सकते हैं, उनमें कोई रोक नहीं है, बशर्ते जो पर्टिकुलर चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रहेंगी वो वहीं ही रहेंगी। अंडर द मिशन एवरी इंडियन विल गेट अ हेल्थ आईडी, मैंने बता दिया आपको, दैट विल स्टोर ऑल मेडिकल डिटेल्स ऑफ द पर्सन, ये भी मैंने आपको बता दिया है, इंक्लूडिंग प्रिस्क्रिप्शंस, डॉक्टर ने क्या लिखा है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हैं वो क्या होगी, और कि कब कब उनको डिस्चार्ज किया गया, किस किस चीज के लिए डिस्चार्ज किया, ये सारी चीजें उस रिकॉर्ड में रहेगी, उस हेल्थ आईडी कार्ड में रहेगी। द सिटीजन विल बी एबल टू गिव देयर डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स वन टाइम एक्सेस टू दिस डेटा ड्यूरिंग विजिट। कुछ समय, भाई मैं जैसे हॉस्पिटल के में गया डॉक्टर के पास, तो उसने पूछा क्या है, तो उसने बता दिया सर मेरी हेल्थ आईडी, इस पे चेक कर लो सारा डेटा। तो डॉक्टर ने वहाँ ऑनलाइन सिस्टम पे सब देख लिया पहले कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है, ये आपको प्रॉब्लम आई है, ये ट्रीटमेंट हुआ है, तब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, ऐसा। ओवरऑल कहानी समझ में आ गई। इस मिशन का पर्पस क्या है? एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है हेल्थ सिस्टम के लिए, और बहुत ही शानदार अप्रोच है। आने वाले 5 वर्षों में बहुत ज्यादा, जैसे आधार एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है, उसी तरीके हेल्थ आईडी कार्ड जो सिस्टम है, जो मिशन है, इट विल बी ए ट्रांसफॉर्मिंग थिंग इन इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। अपन ने पहले क्या पढ़ी थी? प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि, जो थी सिंगल नॉन लैप्सेबल थी, ठीक है, याद है ना? और कहां से आ रही थी? हेल्थ और एजुकेशन सेस से उसे फंड किया जा रहा था, याद आ गई बात? ठीक है। कैबिनेट ने हाल ही में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दरभंगा बिहार में बनाने की स्वीकृति दी है, जो कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो थी 2003 में पहली बार अनाउंस की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू करेक्ट रीजनल इम्बैलेंसेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल रिलायबल टेरिटरी हेल्थ, टर्शियरी, टेरिटरी ने टर्शियरी मतलब तृतीयक स्तर की, प्राथमिक मैंने बात कर ली, द्वितीयक की बात कर ली, तृतीयक की, तृतीयक स्तर की टर्शियरी लेवल की जो हेल्थ केयर सर्विसेज थी। तो जो मेडिकल एजुकेशन वाली चीज है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डिसबैलेंस हुआ, अगर मेडिकल एजुकेशन, देखो इन जनरल क्या होता है, जहां भी मेडिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं वहीं तो हॉस्पिटल्स हैं। जैसे अगर राजस्थान में जयपुर की बात करूं तो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो है वो एक हॉस्पिटल भी है और वो ही कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी टाइप से भी है। तो ऐसे ही हर जो राज्य है वहां पे एक जो मेजर जिला है, जो कैपिटल है, वहां इस तरीके की सुविधाएं होती है। लेकिन हुआ क्या कि कई राज्यों ने तो मेडिकल हेल्थ केयर जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर कर ली, वहाँ हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे हो गए, कॉलेज एजुकेशन है वो भी हेल्थ मेडिकल की बहुत ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन कई में, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया की जब बात करूँ तो यहाँ पे जो हेल्थ केयर है ना, आपके मेडिकल एजुकेशन का फुलफिलमेंट प्रॉपर है, ना ही आपकी जो हॉस्पिटल्स है वो प्रॉपर है। तो ये 2003 की एक योजना है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना। और उसका उद्देश्य क्या है? अफोर्डेबल रिलायबल टर्शियरी हेल्थ सर्विस प्लस क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन। ये कंफ्यूज करने के लिए बोलता है, ये दो जो मैंने जितने भी रेड लगे हुए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है।
इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हम चूंकि बात ही उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कर रहे हैं, तो ये उसका फैक्ट है। कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? नए एम्स का स्थापना करना। एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। द बेस्ट हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया में जो भी है, एम्स दिल्ली है, कई सारे एम्स हैं, ठीक है, तो वो एम्स की स्थापना करना। दूसरा, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं पहले ही अलग अलग स्टेट्स में, उनका अपग्रेडेशन करना। टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें तो टर्शरी हेल्थ केयर में आप ये समझो कि जो मेजर जिले के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टाइप से हैं वो टर्शरी हेल्थ केयर में आते हैं, या फिर जो किसी आपकी कैपिटल है आपका राज्य का, वहां कोई बड़ा हॉस्पिटल है, वो टर्शरी लेवल पे आते हैं। प्राइमरी के बाद होता है सेकेंडरी, फिर टर्शरी आता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है अपग्रेडेशन ऑफ ईच मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, वो केंद्र और राज्य द्वारा बांटे जाएंगे। ध्यान रखना, इस योजना में केवल सेंटर का पैसा नहीं है, केंद्र और राज्य दोनों उस फंड में, उस पैसे में जो भी कॉस्ट लग रहा है उसमें भागीदारी करेंगे। अब बात करते हैं इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष 3.0। मैं पहले ही बता चुका हूं 3.0 का मतलब है, इसका मतलब 1.0 भी हो चुका है, 2.0 भी हो चुका है, तो ये ध्यान रखने की बात है। अभी चल रहा है शायद 2016-17 के आसपास से चल रहा है, तो उसको एक बार देख लेना, एक बार हल्का सा आइडिया ले लेना कब से शुरू हुआ, मैं बता देता हूँ। 3.0 क्यों आया है वो इंपॉर्टेंट है। टू एक्सपेंड इम्यूनाइजेशन कवरेज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, सीधी सी बात है, इंद्रधनुष जो मिशन है उसका पर्पज यही है कि जो इम्यूनाइजेशन है, मतलब जो वैक्सीनाइजेशन है, जो प्रक्रिया है वैक्सीन देने की, उसको बढ़ाया जा सके, उसको एक्सपेंड किया जा सके। फोकस आईएमआई 3.0 का किस पे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वुमेन जो कि कोविड 19 पेंडेमिक के कारण अपना जो वैक्सीन डोजेस था उनको पूरा नहीं कर पाए, उन पे इनका फोकस रहेगा। आईएमआई 3.0 जो है उसका एम क्या है? अनरीच्ड पॉपुलेशन, वही बात है जो अभी अपन का, जिन्होंने मिस कर दिया अपना वैक्सीन लेने का, वो कोशिश की जाएगी कि उन तक पहुंचा जा सके विद ऑल द अवेलेबल वैक्सीन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी। तो अब इसमें यूआईपी भी एक चीज बन जाता है, क्योंकि यूआईपी अभी नहीं पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन यूआईपी आप लोग देख लेना। इस तरीके, देखो एक चीज समझो कि 500 स्कीम चल रही है, 500 की 500 तो अपन पढ़ा नहीं सकते, लेकिन मेजर जो स्कीम है जो करंट में इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा रहे हैं। अब उनसे साथ जो जुड़ी हुई चीजें, जैसे यूआईपी की बात आई, तो इसको कोशिश करना कि आप नोट कर लो कॉपी पेन लेके कि यूआईपी को हल्का सा मुझे देखना है, ठीक है। देयर बाई एक्सिलरेट द फुल इम्यूनाइजेशन एंड कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ये फोकस बेनिफिशियरीज है जिन पे ध्यान दिया जाएगा। अब बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की। बेसिकली मिशन इंद्रधनुष था क्या? To strengthen and re-energize the program and achieve full immunization coverage for all children and pregnant women at a rapid pace। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया? 2014 में। कौन से 2014 में? दिसंबर 2014 में, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष से कंफ्यूज होने की भी जरूरत है, क्योंकि इंद्रधनुष करके जो योजना है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी चली थी एक, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे 7 अलग अलग स्टेप्स थे। ए फॉर अकाउंटेबिलिटी था, बी फॉर बैंक बोर्ड ब्यूरो था, अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो आप लोगों को, ठीक है। गोल क्या था? अल्टीमेट गोल था कि टू इंश्योर फुल इम्यूनाइजेशन विद ऑल अवेलेबल वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, 2 साल तक के बच्चों के लिए, और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उन सबका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना आवश्यक है। बहुत सारे टीके लगते हैं इसमें, और बहुत सारे टीके कौन कौन से, कौन कौन से नए ऐड किए हैं? डिप्टीरिया है, टीबी है, टिटनेस है, खसरा है, कुकर खांसी है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो सब इसमें इंक्लूड की जाती थी। उन सब का ही वैक्सीनेशन इंद्रधनुष के माध्यम से होता था। अब आप प्रश्न होता है क्या इससे पहले वैक्सीनेशन नहीं होता था? नहीं, होता था, होता था, बिल्कुल होता था। ऐसा नहीं कि 2014 में पहली बार वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, लेकिन वो इतना इंटेंसिफाई नहीं था, और उसमें कई चीजें जोड़ी गई। जैसे अगर मैं बिहार और यूपी साइड की बात करूं, तो वहां जापानी इंसेफेलाइटिस एक करके बीमारी होती है, ठीक है, जो मच्छर के काटने से होती है, पर्टिकुलरली उस सेक्शन में ही ज्यादा होती है। तो उसके लिए इस मिशन इंद्रधनुष में फोकस्ड एरिया है। इस इंद्रधनुष में उसका ट्रीटमेंट, जो उसका वैक्सीनेशन है, वो वहां किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो पहले इम्यूनाइजेशन के जो कार्यक्रम थे उनमें नहीं होते थे। जैसे पोलियो बीट्स में ऐड कर दिया जाता है, तो ये वाली चीज ना, पोलियो भी 5 साल तक के बच्चों के लिए चलता ही है, ठीक है। और इवन शुरुआत तो 7 से हुई थी, फिर इसको बड़ा बड़ा की शायद 11-12 तक कर दिया गया है, ठीक है। अभी चर्चा देख लेते हैं अपन डिजीज कवर। देखो मैंने अभी भी कहा कि 11-12 तक कर दिया है, तो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीज जो है, वीपीडी जिन्हें कहा जाता है, ये नाम याद रखने के। उसमें पूछा जा सकता है सीधे सीधे
कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किन किन स्कीम्स या फिर किन किन जो रोग हैं उनका टीका वैक्सीन लगाई जाती है। तो याद रखने की चीज है, डिप्थीरिया की बात है मैंने बता दिया है, कुकर खांसी वुपिंग कफ जो है वो भी बता दिया, टिटनस, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी। कहाँ कंफ्यूज हो गए मैं वो बता देता हूँ। देखो, टिटनस में आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, पोलियो में आप कंफ्यूज नहीं होगे, टीबी में कंफ्यूज नहीं होगे, डिप्थीरिया में भी नहीं होगे। हेपेटाइटिस बी एक कंफ्यूजन वाली चीज है, जिसमें कंफ्यूज हो गए तो उसका ध्यान रखना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इंफेक्शंस, टाइप बी है, सारे टाइप बी हैं। देखो, हेपेटाइटिस भी बी है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो भी टाइप बी है। जापानी इंसेफेलाइटिस मैं भी अभी आपको बता ही चुका हूं। रोटा वायरस जो वैक्सीन है, खास तौर पे खास बात क्या है, इंडिया में डेवलप्ड वैक्सीन है रोटा वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो उसको लगाया जा रहा है। न्यूमोनिकॉर्निकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी एंड मीजल्स रूबेला, याद रखना, ठीक है। तो ये देखो, मेनिंजाइटिस अलग चीज है, न्यूमोनिया अलग चीज है, और न्यूमोनियन कॉन्जुगेट वैक्सीन वो एक अलग चीज है, दोनों को अलग करके बता रहा हूं मैं। तो ये दोनों अलग अलग आएंगी, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये दोनों अलग अलग क्यों होगी, एक ही होगी ना, इनमें से एक कर दें। नहीं, ये नहीं करना है। मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया अलग चीज है, और न्यूमोकॉल जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है वो अलग चीज है, मीजल्स रूबेला। तो ये कुल 12 हैं। हाउएवर, मैंने पहले भी बता दिया है कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट Japanese encephalitis and Haemophilus influenza type B is being provided in selected districts of the country। बताया मैंने आपको। तो ये वेस्ट बंगाल जहां पे इस तरीके की बीमारी होती है, भाई केरल में इस तरीके की बीमारी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो वहां क्यों इसका वैक्सीनेशन किया जाए? तो आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये यूपी में, बिहार में, जहां पानी संबंधित इस तरीके की जो खेती होती है, जैसे चावल की खेती वहां बहुत ज्यादा होती है, तो वहां जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, तो उन इलाकों में इस तरीके की बीमारी मच्छर से, मच्छर ये भी जहां तक मेरे को याद आ रहा है मच्छर से ही होती है, तो उसका इलाज करने के लिए ये टीका लगाया जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट है, वापस से याद दिला देता हूं। डिप्थीरिया, वुफिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, हेपेटाइटिस बी, और इसी हेपेटाइटिस बी से अपन याद रखेंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इंफेक्शंस। फिर है मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये कंफ्यूज करने वाले नाम है, तो याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद है जापानीज इंसेफेलाइटिस, मैंने चर्चा कर ली। रोटा वायरस वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रोटा वायरस पे अपने आप में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा है मीजल्स रूबेला, इसकी बात अपन ने कर ली। तो ये वो हैं, और इसके साथ साथ खास बात ये है कि हर जगह जापानीज इंसेफेलाइटिस का टीका नहीं लग रहा, ना ही हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी का लग रहा है। पर्टिकुलर क्षेत्र जो हैं, मैंने 2-3 राज्यों के नाम बता दिए, आप और क्रॉस चेक कर लेना और कितने कितने राज्य हैं, वहां पर ही इसका टीका लगाया जाता है। अब बात करते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की, जिसे कि हम चर्चा कर रहे हैं। इसको इंटेंसिफाई करने के लिए, जो हमारा मिशन इंद्रधनुष का, उसको इंटेंसिफाई करने के लिए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए आईएमआई इंटेंसिफाइड मिशन, इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष मिशन जो है उसको बढ़ाया गया। कब शुरू किया गया? अक्टूबर 8 2017 को। वो कब शुरू हो गया? दिसंबर 2014 को। तो आफ्टर 3 इयर्स, ऑलमोस्ट 3 इयर्स, ये इंटेंसिफाइड वाला सिस्टम शुरू हुआ। विद दिस द गवर्नमेंट का जो एम था टू रीच ईच एंड एवरी चाइल्ड, ईच एंड एवरी चाइल्ड, टर्म ध्यान रखो, up to 2 years of age and all those pregnant women who have been left uncovered under the routine immunization program। ठीक है, सिंपल सी बात है, ईच एंड एवरी ध्यान रखना है। द स्पेशल ड्राइव वाज टू फोकस टू इंप्रूविंग इम्यूनाइजेशन कवरेज इन सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज to ensure full immunization to more than 90% by December 2018। अक्टूबर में लागू किया, 2 महीने का टारगेट था कि जितने भी लोग हैं पर्टिकुलर एरियाज में, पर्टिकुलर क्षेत्र में, देखो बाकी वैक्सीनेशन चलता रहता है, प्राइमरी हेल्थ केयर क्षेत्र जो जगह है वहां पे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन होता रहता है ना। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि उन सिटीज में, उन क्षेत्रों में इस तरीके की वैक्सीन बच जाती है, छूट जाती है, तो इसलिए कोशिश ये की गई कि उन 2 माह में कंप्लीट कर दिया जाए पूरा साइकिल, किसी को ना छोड़ा जाए। तो पर्पज जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष था, दिसंबर जो 2017 अक्टूबर से लेकर, उसका पर्पज ये था, ठीक है, मोर देन 90% को कवर करना। अब बात करते हैं अपन फसाई गाइडलाइन से फॉर स्वीट सैलड्स टू डिस्प्ले बेस्ट बिफोर डेट।
मैं आपको बता दूं, ये चर्चा पहले से पिछले 2-3 सालों से काफी पहले से चल रही थी, और एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया, जिसमें ये कहा गया कि हमें, जैसे कोई मिठाई आप दुकान से खरीद के ला रहे हो, अब वो मिठाई की बेस्ट बिफोर क्या होती है किसी को पता है? नहीं। जो दुकान है, लोकल मिठाई आपके बेचने वाले हैं, वहां पे किसी को पता नहीं होती, मिठाई रख के खा रहे हैं। कब बनी है क्या आपको पता होती है? नहीं। आप पूछते हो ना फ्रेश है, बोल देते हैं हाँ फ्रेश है, उसकी गारंटी क्या है? और कई कई बार ऐसा होता है कि उस मिठाई, वो 4 दिन पुरानी मिठाई है, आप खा के आपकी तबीयत खराब हो गई। तो हुआ क्या, फसाई ने, फसाई की फुल फॉर्म क्या है, फसाई क्या है, अभी सब बता दूंगा मैं। गाइडलाइन लेके आए कि स्वीट सेलर, जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं, वहां के लिए उन्होंने कानून बनाया कि आपकी जो मिठाई है वो बेस्ट बिफोर डेट आपको हर डब्बे पे, हर जो उत्पाद है आपका, चाहे आप लड्डू बेच रहे हो, चाहे आप बर्फी बेच रहे हो, चाहे आप काजू कतली बेच रहे हो, चाहे आप चमचम बेच रहे हो, बंगाली मिठाई बेच रहे हो, रसगुल्ले बेच रहे हो आप, ठीक है, या फिर आप अखरोट की बर्फी बेच रहे हो, दुनिया भर की, मेरा भी मुंह में पानी आ गया बर्फियां सुन सुन के ठीक है। तो जो भी चीज आप बेच रहे हैं, वहां आपको बेस्ट बिफोर डेट दिखानी ही है, बतानी ही है, ठीक है। अब बात करते हैं चर्चा। क्या किया तो फसाई ने, हैज रिलीज गाइडलाइंस ऑन द सेल ऑफ लूज स्वीट्स। लूज स्वीट्स का मतलब समझो, जैसे एक सोन पपड़ी सुना होगा आपने, सोन पपड़ी होता है ना, बेसन की जो बनती है, मैं नाम पता नहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ। उसका जब डब्बा पैक होता है, कई जो कंपनीज होते हैं, जैसे हल्दीराम है या फिर बीकाजी, ये सब उसका डब्बा पैक करते हैं, वहां पे तो लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर क्या है, पैकेजिंग डेट क्या है, कितना मंथ है, कितना वेट है, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। लेकिन जब आप किसी दुकान पे जाके खरीदते हो, तो वहां नहीं लिखा होता कि ये कब बनाई गई है। उसने बोल दिया कि साहब कल शाम को ही बनी है, तो आपको मानना ही पड़ता है। अब क्या होता है, तो अब फसाई ने क्या बोला कि आपको वो जो खुली बर्फी है, खुला जो थैली है, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कब बनी है, और कितने टाइम तक चलेगी, बेस्ट बिफोर क्या है, कितना ग्राम, कितना जो इंग्रेडिएंट्स है, वो सब भी आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। और चर्चा कर लेते हैं क्या क्या बताना पड़ेगा। इन केस ऑफ नॉन पैकेज्ड या लूज स्वीट्स तो समझ रहे हो ना आप, कि जाके मैं आधा किलो बर्फी ले आया, वो लूज स्वीट कहलाती है। द कंटेनर और द ट्रे होल्डिंग स्वीट्स एट द आउटलेट ऑफ द सेल शुड डिस्प्ले द बेस्ट बिफोर डेट। तो जिस, भाई स्वीट्स की दुकान में एक ट्रे होती है जिसमें सारी बर्फियां ये सब चीजें लगी होती है, तो उस ट्रे पर आपको बताना पड़ेगा कि बेस्ट बिफोर कितनी, जैसे मान लो एक बर्फी आपने बताई, तो कोल्ड स्टोरेज या वैसे जो भी फैसिलिटी है, मान लेट्स से कि 3 दिन या 5 दिन तक चलती है, तो वो 3 और 5 दिन जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी कि जैसे आज में तारीख क्या है, आज है 8 सितंबर लेट से, तो आपको बताना पड़ेगा कि बेस्ट बिफोर 12 सितंबर 2021, ठीक है। तो ये चीज आपको वहां दिखानी पड़ेगी, ऑफ द प्रोडक्ट मैंडेटरी विद इफेक्ट फ्रॉम October 1 2020, 2020, अक्टूबर 1 से 2020 से, 1 अक्टूबर 2020 से इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अगर आपका कोई आसपास का मिठाई वाला आपको परेशान कर रहा है और वो इस तरीके की गतिविधि नहीं कर रहा, तो आप चाहें तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। प्रॉपर, ये इसमें कोई अनएथिकल एक्ट नहीं है, एथिकल एक्ट है, एक्चुअली ये जरूरी है, क्योंकि कई बार वो गलत उत्पाद देकर आपसे पैसे ले लेते हैं और आपके साथ धोखा करते हैं, तो उसको बचाने के लिए काम किया गया है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, अब नेक्स्ट चीज क्या है, द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स माइट ऑल्सो द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अनिवार्य नहीं है कि कब कौन सी तारीख को बनाएगी और दिखाना, लेकिन बेस्ट बिफोर बताना अनिवार्य है, ध्यान रखना। वापस कहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट बताना अनिवार्य नहीं है, यू मे और मे नॉट, आप बता सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं, लेकिन बेस्ट बिफोर क्या है ये आपको बताना बिल्कुल अनिवार्य है। द एफबीओ जो है, फूड बिजनेस ऑपरेटर, जो मिठाई की दुकान है उसे फूड बिजनेस ऑपरेटर टर्म दे दिया है, और बहुत अच्छी बात है, सम्मान देना जरूरी है। Shall decide and display the best before date of sweets depending on the nature of products and the local conditions। अब मान लीजिए कि भाई जम्मू कश्मीर जहां बहुत सर्दी पड़ती है, तो वहां आधी से ज्यादा मिठाइयां सामान्य तापमान पे रखी हुई भी खराब नहीं होती। लेकिन कोई ह्यूमिड प्लेस है, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र या मुंबई की बात करूं, वहां पे अगर उन्होंने कोल्ड उसमें नहीं रखा है और सामान्य तापमान में रखा, तो 2 या ढाई दिन से ज्यादा कोई भी मिठाई नहीं चलेगी, वहां खराब हो जाएगी चीज। ऐसे ही अगर मैं राजस्थान की बात करूं, जहां गर्मी बरसात का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है सुबह शाम में, तो वो रखी रखी भी वहां खराब हो जाएगी। तो आपकी लोकल कंडीशन मतलब आपकी जो टेम्परेचर है, आपकी ह्यूमिडिटी है, आपकी जो बरसात है, उन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने ये बात कही है कि उसके आधार पर, और नेचर ऑफ प्रोडक्ट, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो सूखी हैं,
ड्राई है, जैसे खोमेनी होती है, जिसे ड्राई रसगुल्ला भी कहा जाता है, छोटी छोटी होती है, उनको आप रख लो, आप 1 वीक तक रख लो, वो ज्यादा खराब नहीं होंगी। लेकिन वहीं आप रसगुल्ले को ऐसे छोड़ दो जिसमें चाशनी नहीं हो, फिर ओपन छोड़ दो, या बर्फी है जो दूध का सीधे सीधे प्रोडक्ट है, उसको आप छोड़ दो, तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, वो 2.5 या 3 दिन में उसमें फंगस लगना, आप ओपन करके छोड़ दो, लगने अगर हल्का सा पानी की ड्रॉप है तो उसमें फंगस लगना शुरू हो जाएगी। तो वो है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये उसके लिए उन्होंने कंडीशन छोड़ दी है कि आप अपने हिसाब से इस चीज बेस्ट बिफोर डेट अपने हिसाब से डिसाइड करो। ध्यान रखो, कौन डिसाइड करेगा? एफबीओ जो हैं, ये ट्रिकी चीज है, ये यूपीएससी पूछ लेगा कि बेस्ट बिफोर डेट का निर्धारण फसाई द्वारा किया जाएगा हर उत्पाद के लिए। क्या ये करेक्ट है? नो, इट इज नॉट करेक्ट। हु विल डिसाइड? द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स विल डिसाइड कि भैया ये जो तारीख है वो इस हमारी लोकल कंडीशन और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के हिसाब से बेस्ट बिफोर इतने दिन है। अब आती है आगे की कहानी कि भाई ये कर तो दी, और मान लो उसने धोखा कर दिया हमारे साथ, तो उसकी जो बेस्ट बिफोर प्रोडक्ट की जो डेट थी वही गलत हो गई, तो फूड सेफ्टी कमिश्नर्स जो हैं वो ये इंश्योर करेंगे कि इस कानून के साथ पूरी तरीके से कंप्लायंस हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फसाई की, जो मैंने कहा था कि भी बात करूंगा। फसाई इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो, जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात आती है तो कोई भी नहीं सोचेगा कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ये उसके अंदर आएगा। ये हो सकता है आपको लगे भाई उसमें ये पूछ लेते कि फसाई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मोस्ट प्रोबेबल होता है कि भाई खाद्य और खाद्यान्न मंत्रालय जो है उसके अंतर भी कोई मान ले, या कोई जो अर्बन वाला है, ऐसी कई कंफ्यूजन आती है, तो उसमें नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखना है हेल्थ और फैमिली जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसके अंतर्गत फसाई आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इट इज एन ऑटोनॉमस। किस टाइप का है? ऑटोनॉमस है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है, इसमें किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं है। स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडी का मतलब ये है, आज अभी समझा देता हूँ, फिर आगे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। देखो, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती है स्टेचुरी बॉडी, और एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आईएएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो एक संवैधानिक संस्था है। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, जिसका उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ संस्थाएं जैसे अगर मैं बात करूं कि एससी एसटी जो आयोग है उसका उल्लेख भी आर्टिकल 338 ए या फिर उसमें है, तो वो संवैधानिक बॉडी हो गई। लेकिन जैसे भाषा आयोग या कोई और ऐसे आयोग हैं, जैसे अभी तो एक अमेंडमेंट करके जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया है, लेकिन इससे पहले वो संवैधानिक संस्था नहीं होती थी। ये ध्यान रखने की चीज है, वो सांविधिक संस्था होती थी। सांविधिक मतलब स्टेचुरी। अब आते हैं स्टेचुरी पे। स्टेचुरी बॉडी वो होती है जिसका निर्माण किसी कानून के अंतर्गत, कानून का मतलब भाई पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया और उस लॉ के अंतर्गत उस संस्था का निर्माण हुआ। जैसे बायोडायवर्सिटी कमीशन जो है, बायोडायवर्सिटी आयोग जो है, उसका निर्माण किया गया है 2002 के एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो वो हो गई स्टेचुरी बॉडी। स्टेचुरी मतलब किसी कानून या लॉ के अंतर्गत उसका निर्माण किया जाता है। ऐसे ही जो फसाई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका निर्माण किसके अंतर्गत किया गया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ये ध्यान रखना है, 2006 का कानून है जिसके अंतर्गत इस सांविधिक संस्था यानी स्टेचुरी बॉडी का निर्माण किया गया है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है? एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जिसका एग्जीक्यूटिव अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, ना उसका पार्लियामेंट से कोई लेना देना है, ना ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना है, केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, लेट्स से कि चीफ सेक्रेटरी या जो सेक्रेटरी है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो एक कानून निकाल देता है कि भैया हम एक संस्था का गठन कर रहे हैं इस कार्य के लिए। तो ना तो उसके पास स्टेचुरी बैकिंग होती है, ना ही उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग होती है, वो उस जो ऑफिसर है उसके अंतर्गत कार्य करता है। जैसे पहले की अगर मैं बात करूं कि सीवीसी है, वो स्टेचुरी बॉडी है। सीबीआई की जब बात करती तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हुआ करती थी। ठीक है, सीबीआई क्या? एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यकारी आदेश के आधार पर निर्माण होता है, तो वो कहलाती है
एग्जीक्यूटिव बॉडी। देखो तीनों को मैंने समझा दिया, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो कंफ्यूजन होती है वहां पे। सो मैं सिंपल सा ध्यान रखना है कि संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो जिसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि इलेक्शन कमीशन का उल्लेख तो है, लेकिन 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 देखो उसका भी है, पंचायती राज वाले का भी है। मानवाधिकार आयोग, जैसे मानवाधिकार आयोग है, क्या संविधान में उसका उल्लेख है? नहीं। 1993 का जो कानून आया, उस कानून के अंतर्गत मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन का उल्लेख किया गया और उसके अंतर्गत उस मानवाधिकार आयोग का निर्माण किया गया। तो वो एक स्टेचुरी बॉडी हुई, वो एक सांविधिक बॉडी हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हुई। ऐसे ही फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कैसी बॉडी है? एक स्टेचुरी बॉडी है, सांविधिक बॉडी है। और कोई और संस्था जो है एग्जीक्यूटिव, जैसे पीएम केयर्स फंड है, ठीक है, तो आप ये समझो वो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव संस्था है। वो एग्जीक्यूटिव ने अपने, भाई पीएम केयर्स के लिए कोई कानून आया क्या पार्लियामेंट में? नहीं आया ना, ना संविधान में उसका उल्लेख है। तो पीएम केयर्स एक तरीके से एक एग्जीक्यूटिव संस्था है, समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? अब नेक्स्ट चीज आती है अपनी कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मैं बार बार बता रहा हूं कि फसाई इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें कि फसाई, यार फसाई मिनिस्ट्री हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में क्यों आएगा? फसाई तो खाने से है और फूड और जो बिजनेस है उनसे रिलेटेड है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए ध्यान रखनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है इसकी, ठीक है। इसके बाद आती है कि इट कंसोलिडेट्स वेरियस एक्ट्स एंड ऑर्डर दैट हैड अर्लियर हैंडल्ड फूड रिलेटेड इश्यूज इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। समझ रहे हो, मैंने पहले भी कहा है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में कई सारे कानून थे, उन सबको मिलाकर क्लब कर दिया गया है। कौन कौन से कानून थे? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 सबसे पहला। तो भाई फसाई का काम यही है ना, जैसे अभी बेस्ट बिफोर की उन्होंने बात की, तो बेस्ट बिफोर का उद्देश्य क्या था? यही उद्देश्य था ना, तो उसको सॉर्ट करने के लिए फूड एडल्ट्रेशन को बचाए। भाई कई आपने बात सुनी होगी, दूध में मिलावट है या सब, या फिर मसालों में मिलावट कर दी जाती है, या पनीर जो है बड़ा ही यूरिया से मिला के बना दिया जाता, तो उस कानून के अंतर्गत वो काम होता था। दूसरा है फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑर्डर है, मीट फूड प्रोडक्ट है, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स है, ईडिबल ऑयल्स पैकेजिंग है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे कानून थे, अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनके अंतर्गत अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स थे, पहले विभाग हुआ करते थे, अब कई मंत्रालय जो है, जो पहले विभाग होते थे वो अब कई मंत्रालय बन गए, तो उनके अंतर्गत ये सारे कानून थे। इनको इस फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो कानून है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो कानून है, उसके अंतर्गत ले आया गया है। और अब इनके माध्यम से इस सारे ही चीजों पे आपसे पूछे कि मीट फूड प्रोडक्ट है, उनसे संबंधित कार्य कौन करेगा, उन पे नियंत्रण कौन रखेगा, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए FSSAI, वो उस चीज का ध्यान रखेगा। ऐसे वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स है, देखो ऑयल प्रोडक्ट आ जाए, कंफ्यूज हो जाए कोई आदमी, तो उसका कंट्रोल कौन करेगा? FSSAI। एडिबल ऑयल्स हो गया, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, हो सकता है कृषि मंत्रालय तुम्हें दे दे, पशुधन मंत्रालय तुम्हें दे दे कि जो एनिमल वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो ये काम करेगा। नहीं, वो नहीं करेगा, FSSAI करेगा, ध्यान रखने की चीज है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से चीज कलर खत्म है, क्लियर है। तो अब अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे दूसरी, मेरे ख्याल से एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत जबरदस्त पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल रुकना नहीं है, दबा के दमादम काम करते रहना है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल है ही अपना, उस पर मैसेज ड्रॉप कर देना। अगर यूट्यूब पे जा रहा है तो फिर वहां पे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको देख के जो भी डाउट्स होंगे उनको सॉर्ट करने की अपन कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।